आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। रोज पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और इन बिगड़ते हुए हालातों में भी कुछ लोग नियम कायदों को हवा में उड़ा रहे हैं। अब तो आदत सी हो गई है ये बुरी खबर सुनने की कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते हुए दिन से ज्यादा संक्रमितों का आना और बीते हुए दिन से ज्यादा लोगों का मर जाना रोज की खबरों में शुमार हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ताजे आंकड़े देखिए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,607 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 हो गया है। ये तो पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, मगर मुंबई की हालत तो रोज का रोज बिगड़ती ही जा रही है। मायानगरी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में मुंबई में 1,418 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में मुंबई में 97 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,085 हो गया है। मुंबई में संक्रमण से अब तक 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि कोरोना का संक्रमण मुंबई में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। देखिए। प्रोमेनाड में घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और बाहर थोड़ी साइकिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा दी गई यही इजाजत अब सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। कारण क्यों? कारण सिर्फ ये है कि मरीन ड्राइव प्रोमेनाड पर हजारों की संख्या में मुंबई वासी इकट्ठा हो रहे हैं और रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने संक्रमण के बावजूद लोग नियमों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं, ये भी देखिए। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था और उनका कारण यह था ये कहने का कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं उसके बाद उनकी सांस फूलने लगती है, इसलिए उन्होंने अपने मास्क नीचे कर दिए हैं। कई लोगों का यहां तक कहना है कि उन्हें डॉक्टर्स ने यह हिदायत दी है कि जब वो वॉक कर रहे हैं तो मास्क ना पहने। सरकारें लगातार कह रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि लोग अगर नियम नहीं मानेंगे तो वो दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, मगर लोगों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं लगेगा, तो सब कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। इट्स कंपल्सरी, यू शुड वेयर, मास्क पहनना चाहिए। ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, जो हमारी सरकार बोल रही है, उसका पालन करना चाहिए। हाँ। डेफिनेटली। हाँ। अगर सब कोऑपरेट करेंगे तभी हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। लोगों को समझना होगा कि हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। ऐसे में नियम मानकर ही वो कोरोना को हरा सकते हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई है। करीब करीब पूरी दिल्ली खुल गई है और दिल्ली के सड़कों पर उतर आने के साथ ही कोरोना की मार भी पहले से भयानक हो गई है। कैसे संभले दिल्ली? कैसे कोरोना का करे सामना? कैसे महामारी पर दिल्ली में हो कंट्रोल? क्योंकि कोरोना का संक्रमण दिल्ली पर साए की तरह छा गया है। यूं समझिए कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोरोना संक्रमितों के मामलों में दिल्ली रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। ताजे आंकड़े देखिए, ये डराने वाले और दहशत से भर देने वाले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। 24 घंटे में दिल्ली में
कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 34,687 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,085 हो गया है। दिल्ली में कोरोना मामलों ने नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,877 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के मामलों में भी उछाल देखने के लिए मिला है। 24 घंटे में 65 मौत हुई हैं और अब दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा भी 1,085 तक पहुंच गया है। अजीब सी बात है कि एक तरफ दिल्ली चारों तरफ से खोल दी गई है, बस नाम मात्र की चीजें ही बंद हैं, और दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण दिल्ली में पहले से ज्यादा रफ्तार से फैलने लगा है। ये अलग बात है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लगातार भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है, वो तैयार हैं कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए। 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 की तैयार हो। दिल्ली सरकार अपनी तैयारी पुख्ता बता रही है, मगर दिल्ली सरकार के इंतजामों पर दिल्ली बीजेपी निशाना साध रही है। दिल्ली में कोरोना क्राइसिस बढ़ रहा है, रोज मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार जिस तरह से कोरोना समस्या से निपटने में नाकाम रही है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। दिल्ली में सियासत जोरदार है, मगर सियासी दिग्गजों को समझना होगा कि सियासत से तेज कोरोना की रफ्तार है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने पर काम किया जाए। दिल्ली वालों को भी समझना ही होगा कि दिल्ली खुली है, कोरोना नहीं खत्म हुआ। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं मस्जिदों में शुरू हुए नए विवाद की। अनलॉक 1 में मस्जिदों के खुलने का तो सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बरेली के मौलानाओं ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। अनलॉक के पहले चरण में देश में जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। देश के धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसे लेकर अब आस्था बीच में आ गई है। यूपी के बरेली में मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मौलानाओं का कहना है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिदों की सफाई सुथराई की गई है और की जा रही है। दरगाहें रोज़ाना साफ़ सुथरी की जा रही हैं। अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, जिससे कि मस्जिदों की हुर्मत भी कायम रहेगी, पाक दामनी भी कायम रहेगी और उसका जो मकसद होता है सैनिटाइज का वो भी हमें हासिल हो जाए। फतवे में जहां सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, वहीं सफाई के बाकी तरीकों पर जोर दिया गया है। इस फतवे को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने जारी फतवे में कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। सैनिटाइजर से मस्जिद को साफ किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में भी फतवे को लेकर मौलानाओं की अलग अलग राय है। क्योंकि पहले अल्कोहल में यही मशहूर था, अब से 100-200 साल पहले, कि वो शराब बेस्ड होती है, उन चीज़ों से बनती है। अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ये बेस्ड हो कि ये वाक़तन शराब की आमेजिश से हो रही है, तो फिर तो वो हमारे मस्जिद में तो है ही, वो तो मंदिर वाले लोग भी उसको जो है वो उसको पाक नहीं समझते, वो नापाक होते। इंसान की जान सबसे पहले है। अगर हम इंसान की जान को सोचेंगे तो हमारे लिए ये छोटी मोटी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। वो दवाई है, मैं मानता हूँ कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन वो दवाई है। हम उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे की और अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं इजाज़त है। अगर फतवा भी इस पर लिया जाए तो उसकी इजाज़त है। बहरहाल अब फतवे ने नई बहस छेड़ दी है। एक और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौलवियों की इसे लेकर अलग अलग राय है। बरेली से किशन राज और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की रणनीति बना ली है।
चीन सीमा के पास सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन यहां सड़क बनाना भारी चुनौती है और यही वजह है कि दुर्गम इलाकों में भारी मशीनें, हेलीकॉप्टर्स और AN-32 एयरक्राफ्ट से पहुंचाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास आसमान से उतरता भारत का AN-32 मालवाहक विमान और हौसला बढ़ाता हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। इन दो तस्वीरों से न सिर्फ भारतीय फौज की हिम्मत बढ़ती है, बल्कि चालाक चीन भी अपने किसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा। जब आपका शातिर पड़ोसी सारी हदों को तोड़ने का आदी हो जाए, तो हर हालात के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। यही वजह है कि भारत ने अपनी कमजोरी को पहचानकर पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात चीन बॉर्डर के पास सड़कों का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के दुर्गम इलाके में BRO सड़क निर्माण कर रहा है। इस इलाके में मशीनों को पहुंचाना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को पहुंचा रहे हैं। 65 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग से लास्पा के पास चट्टान काटने में परेशानी आ रही थी। BRO कई साल से इस दुर्गम इलाके में भारी मशीन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंचाने के कई प्रयास असफल रहे, लेकिन इस बार वायुसेना के जांबाज योद्धाओं ने हेलीकॉप्टर से लास्पा तक मशीनों को पहुंचाने में कामयाबी पाई है। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब 22 किलोमीटर हिस्से पर खड़े चट्टानों को काटना आसान हो जाएगा। चीन सरहद से करीब 125 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी का चिन्या रिसोर्ट भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। लंबी कोशिश के बाद वायुसेना ने यहां के एयरपोर्ट को एक्टिव किया था। AN-32 मालवाहक विमान की लैंडिंग के बाद से अब यहां आसानी से साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। चीन सीमा पर तनातनी की खबर के बाद अब वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। शांति के लिए ताकतवर बने रहना वक्त की मांग है और चीन सिर्फ ताकत की भाषा ही समझता है। यही वजह है कि भारत चीन सीमा के पास अपनी मुट्ठी को और कस रहा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और कांग्रेस के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ बैठक करेंगे। जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में राजस्थान कांग्रेस को बचाने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। जिस युवा नेता की बगावत ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिया, कुछ वैसा ही युवा और अनुभव की जंग राजस्थान में देखने को मिल रही है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खटास ने कांग्रेस के सामने सियासी संकट ला दिया है। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की जरूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर थी। अब राजस्थान में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी जयपुर में शिव विलास रिजॉर्ट पहुंचे। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेदों को लेकर चर्चा हुई। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा नहीं आए, जो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, वो कहकर गए कि यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है और मैं ठीक कर रहा हूँ, राजस्थान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट कहते हैं कि जो भी किसी भी पार्टी का हो, ये भ्रम फैला रहा है वो कामयाब नहीं होगा।
यानी कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भी एक संघर्ष है और इसीलिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आ रहे हैं। दरअसल गहलोत ने आरोप लगाया था कि कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसे पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके चलते विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है। लेकिन गहलोत के आरोप पर पायलट खेमा भड़क गया। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने मांग की कि किसके पास फोन आए हैं ये साफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अफवाह के दम पर माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की सीटों के गणित के आधार पर यह तय था कि 2 पर कांग्रेस और बची हुई 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सकता है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने एक ही जगह अपने 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। अब कांग्रेस को डर है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ का खेल कर सकती है। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, समझ गए और खूब उनको गाली देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का चोरा नहीं होता। वे अनुचित रूप से एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ। वहीं कांग्रेस के हालातों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को लेकर अपने साथ रिजॉर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों को भी राजस्थान ठहराया गया था। अब खुद राजस्थान सरकार को ऑपरेशन लोटस का खौफ सता रहा है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पीओके में उसकी 10 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकिस्तान के बार-बार सीजफायर उल्लंघन का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दस पाकिस्तानी चौकियां तबाह। आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। पीओके में पाक को करारा जवाब। गुरुवार को भारतीय सेना ने पीओके में पाकिस्तानी चौकियों को धुआं-धुआं कर दिया। बार बार सीजफायर तोड़ रहे पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय सेना ने ऐसा तमाचा जड़ा जो आतंकिस्तान को कुछ दिन जरूर याद रहेगा। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी 10 पाकिस्तानी चौकियों पर भारतीय सेना ने गोले बरसाए और उन्हें तहस नहस कर दिया। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के जवान गुरचरण सिंह शहीद हो गए। नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गुरुवार को भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने कहवलियन नाली समहानी सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद जवान गुरचरण सिंह का पंजाब के गुरदासपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पालघर में साधु की हत्या के मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक को नोटिस भेजा है। दरअसल कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी और कहा गया था कि साधु की हत्या की जांच कर रही महाराष्ट्र सरकार पर याचिकाकर्ता को भरोसा नहीं है। सोलह अप्रैल को हुई थी ये दिल दहला देने वाली घटना।
जब मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे 2 साधुओं को पालघर में 100 से ज्यादा लोगों ने घेर कर मार डाला था। साथ में साधुओं के ड्राइवर की भी हत्या की गई थी। इसी मसले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई और महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक को नोटिस भेजा है। पालघर के मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डीजीपी, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर इस मामले में जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वस्तुस्थिति क्या है। सरकार अब इसमें हफ्ते भर में जवाब देगी और उसके बाद अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद साधुओं की हत्या की जांच के लिए 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका जूना अखाड़े के महंत श्रद्धानंद सरस्वती ने दायर की। श्रद्धानंद सरस्वती की याचिका में जांच के 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, मामले की जांच एसआईटी करे। दूसरा विकल्प, सीबीआई मामले की जांच करे। तीसरा विकल्प, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच के लिए न्यायिक आयोग बने। दूसरी याचिका घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। इसमें मांग की गई है साधुओं की हत्या की जांच एनआईए करे। मतलब दोनों याचिकाओं में साफ तौर पर कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। अब सुप्रीम अदालत ने नोटिस दिया है, देखना होगा कि क्या जवाब मिलता है और साधुओं की हत्या की जांच कौन करेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। आज एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह आज का कानून है, इसलिए कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसी के साथ अदालत ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। ये मामला संवैधानिक तो है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा है। कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि आरक्षण की मांग, आरक्षण सुविधा तो है, लेकिन बुनियादी अधिकार नहीं। यानी इस संवैधानिक मामले में राजनीतिक दखलंदाजी और राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक सिद्धि, इसकी भी पुष्टि होती है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार के संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी ओबीसी उम्मीदवारों को ऑल इंडिया कोटा के तहत दी गई सीटों से बाहर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलना चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश से इनकार करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आरक्षण दिए जाने तक नीट के तहत काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं में दिए गए तर्क से प्रभावित नहीं हुआ और सवाल किया कि जब आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे बरकरार रखी जा सकती है। हालांकि तमिलनाडु के अलग अलग राजनीतिक दलों के एक साथ आने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की, लेकिन याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। मुंबई के घाटकोपर इलाके के नाले में कल दोपहर 5 साल का बच्चा गिर गया। बच्चे को ढूंढने की पूरे दिन कोशिश चलती रही, मगर कुछ भी पता नहीं चला। अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह फिर तलाश होगी। 3 साल का हुसैन इस नाले के किनारे खेल रहा था। ये नाला घाटकोपर के सावित्रीबाई फुले नगर में है। इससे सटी झुग्गियों में लोग रहते हैं। दिन के 11 बजे के करीब हुसैन का पैर फिसला और वो नाले में गिर पड़ा। फायर ब्रिगेड के जवान कोशिश में लगे हैं, पर अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चला है। मेरा लड़का हुसैन खेलते खेलते छोटे भाई के साथ में घर के पीछे गया। पीछे जाने के बाद में फिर उसने उधर वो खाड़ी में गिर गया, तो छोटे वाले भाई ने आवाज दिया उसकी मम्मी को। हुसैन को बचाने के लिए उसकी मां दौड़ी, पर वो भी डूबने लगी। वहां खड़े बच्चों ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोगों ने आकर हुसैन की मां को बचाया, मगर हुसैन डूब गया। नेवी और एनडीआरएफ की टीम को बुलाने के लिए डीएमसीआर के जरिए अपील की गई थी, मगर 12 घंटे बाद भी कोई नहीं पहुंचा। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।